Hi, welcome to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy Learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपकी यूपीएससी ड्रीम को पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 64,000 है, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी जस्ट 57,600 रुपीज। So this is all about me. Myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. अब हम बात करते हैं हमारा जो कोर्स ओवरव्यू चल रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम डेली करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में कर रहे हैं, साथ साथ में उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके का जो भी क्वेश्चन है उनके भी क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में करते चलते हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो तारीख है 19-20 तारीख के जितने भी क्वेश्चन हमें निकल के आते हैं करंट अफेयर के में से, उसे हम आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे ट्राई कीजिए, इसे कोशिश करते हैं करने की। और क्वेश्चन हमारा कहता है कि कुरमा ऐप क्या है। ठीक है, किसकी प्रोटेक्शन के लिए कुरमा ऐप बनाई गई है। ठीक है, तो देखते हैं। तो कुरमा ऐप किसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है? टर्टल, टाइगर, एलिफेंट, राइनो। तो किसके लिए बनाई गई है? ये टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए कुरमा ऐप बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो कुरमा ऐप क्या है? एक ऐप है कुरमा, टाइटल प्रोटेक्शन, टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने इसे बनाया है। ठीक है, और क्या नाम है, जितनी भी स्पीशीज हैं 29 फ्रेश वाटर और जो बाकी टोरोटाइज की स्पीशीज हैं उन सबका इसमें कलेक्शन रहेगा। उनकी आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्नाकुलर नेम, थ्रेड, सब कुछ उसके बारे में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आपसे पूछ रहा है साउथ पोल वॉल जो है, ठीक है, वो क्या है। समटाइम आपको न्यूज़ में दिखता है साउथ पोल वॉल, तो आपको यह बताना है कि साउथ पोल वॉल जो है, कभी कभी न्यूज़ में दिख रहा है, वो क्या है। ठीक है, कहाँ पे है, मतलब सॉरी, ये कहाँ है? या तो यूएसए में है, यूके में है, जर्मनी में है, या नन ऑफ द अबव, कहाँ पे? ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए, तो साउथ पोल वॉल क्या है आपका? ये कहाँ पे है? नन ऑफ द अबव, ये कहीं नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है? स्पेस में है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी क्या किया गया है? 3D मैप किया गया है किसका? साउथ पोल वॉल का। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये बिगेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे पर्ल के फॉर्म में क्या होती हैं, ढेर सारी गैलेक्सीज जो होती हैं वो हाइड्रोजन की चेन में बंधी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से और भी बहुत सारे जो हैं, हरक्यूलिस, कोरोना, बोरलिस, ग्रेट वॉल, ठीक है, साउथ पोल वॉल, सोलन ग्रेट वॉल, तो ऐसे बहुत सारी पोल वॉल हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है कॉस्मिक वेब। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मोतियों का हार होता है, उसी तरीके से ये आपस में जुड़ी होती हैं गैलेक्सीज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे सामने, कि सोलर ऑर्बिटर मिशन जो है ये किसका जॉइंट मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, नासा का, किसका है? चलिए, तो किसका जॉइंट मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, इसरो, नासा, रशियन, फ्रांस, और नासा और स्पेसएक्स का। ठीक है, तो सोलर ऑर्बिटर मिशन किसका है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का कोलैबोरेटेड मिशन है आपस में। ठीक है, चलिए, तो दोनों का मिशन है, फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। सोलर सिस्टम को पूरी तरीके से, सोलर को देखेगा पूरा जाके। ठीक है, सन के बारे में पूरी पढ़ाई लिखाई जो भी करनी है करेगा ये। ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ें इसमें कुछ जाननी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इसे इन्वोक कौन करता है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी इन्वोक किया गया है और पहली बार इन्वोक किया गया था। ठीक है, तो कौन इसे इन्वोक करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या नन ऑफ द अबव? तो इसको कौन करता है? ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करती है। थोड़ी बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। पहली बार रिवोक किया गया है। ठीक है, किसके कारण? जो अभी ये पेंडेमिक हमारा जो चल रहा है कोविड के कारण, उसे पहली बार किया गया है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फेयर, फ्लड्स, सुनामी। ठीक है, बहुत चीज़ों में इसे लॉन्च किया जाता है, पहली बार कोविड के लिए किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ डाली गई है, ठीक है, कि जितना भी पैसा आएगा एनडीआरएफ में उसमें से सप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन कहाँ लोकेटेड है। ठीक है,
चलिए, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में, कहाँ पे है? तो अब एक एरिया है भागीरथी करके, उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है और ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए। सो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसे अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है और इसके लिए क्या किया जाएगा? जोनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा इस एरिया की पूरे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये क्वेश्चन। चलिए, तो कौन रिलीज करता है? FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO। तो ये सारे की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलके इस रिपोर्ट को रिलीज करती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छठे का हो जाएगा कि कौन रिलीज करता है इन सबको? 2020 की जो रिपोर्ट है। ठीक है, और किसके साइडलाइन में दी गई है? हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसके बारे में हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, उसी के साइडलाइन में दी गई है और इसे प्रोड्यूस करता है कौन कौन? ये 5 एजेंसीज आपस में मिलकर प्रोड्यूस करती हैं इस रिपोर्ट को और इसका फर्स्ट एडिशन 2017 में आया था। कुछ हाइलाइट्स इसके बारे में आए हुए हैं। ठीक है, कि जैसे कि जो नॉट अभी ट्रैक पे नहीं है हम लोग 2030 में जो हमारा एजेंडा है जीरो हंगर का, उसे पाने के लिए, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि हेल्दी डाइट जो है उसकी कॉस्ट क्या है? ₹143 यानी $1.9 पर डे, इंटरनेशनल पॉवर्टी हाउस होल्ड के हिसाब से। ठीक है, थ्रेशोल्ड के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शुद्ध, एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट है, इसे किसने बनाया? तो साइंस टेक का क्वेश्चन है, इस तरीके की भी चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई डेवलप किसने किया है? तो DRDO ने, IIT कानपुर ने, भारत बायोटेक ने या फिर एम्स ने? चलो, तो इसे किसने डेवलप किया? इसे किया है आपके IIT कानपुर ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, तो वही अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसकी की मदद से क्या किया जाएगा? सैनिटाइज किया जाएगा होटल, मॉल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स को। चलिए नेक्स्ट है PM स्वानिधि से रिलेटेड, कई बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बार बार न्यूज में आता ही रहता है PM स्वानिधि। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है इसका। चलिए, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सिडबी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है PM स्वानिधि की, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है माइक्रो क्रेडिट मिलेगा 10,000 रुपए का हर एक 5 करोड़ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें। नहीं, ये गलत है, 5 करोड़ नहीं 50 लाख है। ये कितना है? 50 लाख। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ये वैलिड है मार्च 2022 तक। ठीक है, तो पहली और दूसरी तीसरी सही है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसकी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए है? ये लोन देती है, किनको देगी? स्ट्रीट वेंडर्स को देगी लोन। ठीक है, सिडबी अभी इसका इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मेन मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए, कितना मिलेगा? 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और कितनों को? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, चलिए, तो वही सारी की सारी बातें दी गई हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, ओसिनोफिल काउंट कभी कभी आपको न्यूज में दिखता है, इसमें क्या काउंट किया जाता है स्नोफिल में? ठीक है, पता होगा आप लोगों को कि किसका मेजर होता है? WBC का, RBC का, प्लाज्मा का, या नन ऑफ द अबव? ठीक है, स्नोफीलिया आप सुनते भी होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इसमें WBC काउंट को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? WBC काउंट को देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो वही है, अभी क्या नाम है, इसी की टेस्टिंग के लिए स्नोफीलिया का किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? रिकॉग्निशन करेंगे कोविड-19 के पेशेंट्स का। ठीक है, जितना ज़्यादा स्नोफीलिया उतने ज़्यादा उसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साउथ बोरॉक कमेटी जो है, ये ब्रिटिश एरा के टाइम में बनी थी, फ्रेंचाइज कमेटी भी कहा जाता है। ये कब बनी थी आपको ये बताना है। साउथ बोरॉक कमेटी 18, 29, 35, 40। तो साउथ बोरॉक कमेटी जो थी ये कब बनी थी? 1918 में बनी थी। 1919 में बनी थी। ठीक है, फ्रेंचाइज से रिलेटेड थी कि कितना किसको फ्रेंचाइज दिया जाए। ठीक है, चलिए
तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी देखिए जो इशू चल रहा है वो ये है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो एक तरीके से बीच होता है। तो इलेक्शन कमीशन यही सोच रहा है कि कोई ऐसा तरीका लेकर आया जाए कि ये माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो भी क्या कर पाएं, अपना वोट दे पाएं, ठीक है। तो ये सब कहाँ देखने को मिलता है, बी आर अम्बेडकर की भी कुछ क्लियरिटी थी, अम्बेडकर जी की भी। साउथ बोरो कमेटी का अगर देखा जाए तो कब बनी थी, 1918-19 में बनी थी, फ्रेंचाइज कमेटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उन्हीं सब चीज़ों की। बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, बट ये लोग मैक्सिमम सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं। तो सर्कुलर माइग्रेंट्स होने के कारण इन्हें प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती है। किसमें नहीं होती प्रोटेक्शन अवेलेबल, सेक्शन 60C RPC में, ठीक है। तो इसलिए ये लोग बिहाइंड पीछे रह जाते हैं, क्योंकि फिर इन्हें क्या नहीं मिलता, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स जो होते हैं वो नहीं ये बन पाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनते तो इनका वोटर कार्ड कुछ नहीं बन पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता ये पूछा गया है। तो अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। तो सरन मैम ये नहीं इंक्लूड करता बंधु भाई, किसको, पाकिस्तान को। तो इट डज नॉट इंक्लूड पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करता। अभी देखिए इंडिया और चाइना के, इंडिया और ईरान के बीच में लगातार हमारे देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, ईरान और चाइना की दोस्ती थोड़ी मजबूत होती जा रही है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, पूरी कहानी है, ठीक है। कि ऐसी भी कहानी आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कोई एरिया है, ठीक है, किश आइलैंड करके, वो भी चाइना को बेच दिया गया है, ऐसा कुछ बात कुछ सामने आ रही है, ठीक है। तो वही अब ईरान ये कह रहा है कि इंडिया सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा जो इसे करना चाहिए, ठीक है। और चाइना तो अपनी डेब्ट ट्रैप जो पॉलिसी है उसमें एकदम माहिर है, तो वो वहाँ पे पैसा भेज रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंडिया अभी जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाता है उन्हें प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहा, क्योंकि खुद देश में हालत गंभीर है। तो ऐसे केस में चाइना क्या करेगा, अपना इन्फ्लुएंस इन सब देशों में बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये बात आ रही है कि वन नेशन वन कैरिकुलम के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसने कहा कि देखिए ये सब डिसाइड करना ना, पॉलिसी से रिलेटेड डिसाइड करना, ये क्या नाम है, कोर्ट का काम नहीं है, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो ये मर्ज करने की बात कर रहे थे सभी बोर्डों को, ताकि उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सभी को एक जैसी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 21 में जो बात की गई है 6 to 14 के एज की बच्चों को पूरी पढ़ाई देने का, सबको बराबर पढ़ाई मिलेगी, क्योंकि दूसरे जगह जाओ एडमिशन लेने तो वहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ के बोर्ड से तुम पास हो, क्या है, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं और उसके कारण डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बट इसके कारण थ्रेट हो जाएगा डाइवर्सिटी को, क्योंकि हर एक एरिया में पढ़ाई अलग तरीके से और वहाँ के एरिया वाले उस एरिया को पढ़ाई अच्छे तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़े थ्रेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है लगातार। चलिए तो वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन निकलेगा, ऐसा पीटी का उसमें कुछ नहीं निकल के आएगा। चलिए ये हमेशा न्यूज़ में ही है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। कीतो हेलोहन केस जो है, ठीक है, जजमेंट, ये किस शेड्यूल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आपको ये बताना है, 9, 10, 11 या 7 शेड्यूल से, ठीक है। तो ये आपके रिलेटेड है 7th शेड्यूल, 10th शेड्यूल से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है राजस्थान में पूरा बवाल हो रखा था, ठीक है। तो वही है कीतो हेलोहन जजमेंट में देखिए क्या था, वहां पे देखिए क्या हुआ है कि, एक मिनट, चलिए तो उसमें क्या हुआ है देखिए, क्या नाम है, यहाँ पे अभी देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसमें कीतो हेलोहन जजमेंट में ये बात कही गई थी कि जब तक स्पीकर और चेयरमैन अपना फाइनल डिसीजन नहीं ले लेता है, ठीक है, तब तक क्या हो सकता है, उसका जो भी जजमेंट अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो कीतो हेलोहन जजमेंट जो है, हेलोहन जजमेंट, इसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, ये किस आर्टिकल के अंडर है। चलिए तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वापस बांटा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, ताकि सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। तो ये किस में किया गया है, आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो वही देखिए अभी पूरा का पूरा जो ये पंगा चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, ठीक है, कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो डिलिमिटेशन करने की बात की, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, इनकी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा एकदम। दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन इसके ऊपर हम क्योंकि आगे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन इलीगल कहा है, ठीक है, क्योंकि क्या है, व्हेन डिलिमिटेशन टुक प्लेस एट द रेस्ट ऑफ कंट्री इन 2002 और 2008,
ठीक है। तो इन लोगों को इन्हें छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी और दुनिया भर की दिक्कत थी, ठीक है। तो उन्हीं सबसे इशू अब ये सामने आ रहा है कि भाई अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि सब कुछ ठीक हो गया, तो यहाँ पे डिलिमिटेशन करा दिया जाए आर्टिकल 82 के अंडर, ठीक है। तो वही सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है जिसके कारण बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको ये इससे रिलेटेड अब कुछ मेन पॉइंट्स है काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे बताने हैं कि ये सही है ऑप्शन या फिर गलत है, क्या है, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, पार्क इन गोलाघाट कार्बी अंगोला हिल्स के आसपास है, आसाम में। एकदम सही बात है, कोई गलती की चीज़ नहीं है। और काजीरंगा होम है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स का, नहीं ये गलत है। अब ओरंग नेशनल पार्क है, पहले था अब गलत है ये, ठीक है। तो सेकंड गलत है। द सेंचुरी विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन आर राइनो, हाँ ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन आर राइट रखती है। तो एक और तीन दोनों स्टेटमेंट सही है, ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे भी देखिए फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, ठीक है। और किस लिए हुई हैं ये आपको ध्यान रखना है। जो रिवर का एम्बार्कमेंट है, ठीक है, एम्बार्कमेंट जो एरिया है वो जो बनाया गया था उसकी मेंटेनेंस नहीं थी, उसकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं थी, इसलिए पूरा पानी यहाँ वहाँ फैल गया और पूरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों को दिक्कत आ गई, ठीक है। तो यही सारी पूरी न्यूज़ थी, ठीक है। मेन चीज़ें आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी थी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि एस्पायर पोर्टल जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये किससे रिलेटेड है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, प्राइमरी एजुकेशन से, इंडस्ट्रियल क्लस्टर से या फिर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से। तो ये आपका रिलेटेड है किससे, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है एस्पायर पोर्टल, ठीक है। तो इसमें यही है इनोवेशन और बाकी सब चीज़ों की क्या करने की, R&D रिसर्च एंड इनोवेशन इन सब की बात की जा रही है, ठीक है। तो कहाँ पे, किसमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा एस्पायर पोर्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2020 का, ये लॉन्च किया है UNDP ने और WHO ने मिलकर। नहीं, WHO नहीं करता, ऑक्सफोर्ड करती है, ठीक है। तो ये गलत है बिल्कुल भी। और सेकंड पॉइंट है कि इंडिया ने 270 मिलियंस को बाहर निकाल दिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, एकदम सही स्टेटमेंट है। और एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को देखा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की कैलकुलेशन में, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी 2 और 3 विल बी योर राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो वही पूरी की पूरी बात है, सारी की सारी चीज़ें जितनी भी थी वो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो पूरा का पूरा जितना भी चीज़ था कि भाई कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं हम लोग, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। MP में ये तीनों चीज़ों देखी जाती हैं, MPI में, ठीक है। अब देखिए कि कितनी न्यूज़ थी, जितनी भी पुरानी न्यूज़ है। तो ये ईरान और पूरी की पूरी जो डिप्लोमेसी वाला पूरी चीज़ थी, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि पूरे ईरान के साथ क्या डिप्लोमेसी वाली चीज़ चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जायदान जो था, पूरा का पूरा जायदान आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे जितने भी लोकेशंस देखने को मिल रही हैं वो सारी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपका निकला था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। तो इसी तरीके से जितने जितने पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड, इस न्यूज़ से हमने जितने भी मेन काम का था वो हमने कर लिया और पहले के आर्टिकल्स में भी इन्हें हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो अब हांगकांग डिमांड कर रहा है ताइवान से कि भाई आप ऑफिशियली साइन कर लें वन चाइना डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये ताइवान ने उसके ताइवान से क्या रखी है, चाइना ने डिमांड रखी है। और ये नेपाल में थोड़ा अलग ही केस चल रहा है। नेपाल के ओली जी ने कहा है कि भैया जो श्री रामचंद्र थे उनकी बीरगंज में क्या हुआ था, वो बीरगंज में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इसको लेके अलग ही दुनिया में बवाल चला हुआ है हर जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वही सुप्रीम कोर्ट ने कैरिकुलम की जो डिमांड थी मर्ज करने की, उसे कैंसिल कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम यही देखिए ऑक्सफोर्ड डेवलपमेंट वाली जो बात थी पूरी की पूरी पॉइंट के हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, ये थोड़ा मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वही है कि इकोसॉक की जो मीटिंग थी उसे वर्चुअली उसमें भाग लिया हमारे PM जी ने, और वहाँ पे बात की किसकी, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म में, नाटो में चेंज की और बाकी दुनियादारी की, ठीक है। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 3 में काम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने गडकरी रोड मिनिस्टर जी से बात की कि 400 साल पुराना पेड़ है उसे बचा लिया जाए, ठीक है। तदोबा आंध्री टाइगर रिजर्व और साथ में मेलघाट में भी जो एक पड़ रहा है वहां पे भी, ठीक है। तो ये दोनों इशू थे। तो उन्होंने इससे डिमांड की कि भाई यहाँ पे जो सड़क वड़क और बाकी सब जो काम चल रहा है इसे थोड़ा रोक दिया जाए मेलघाट टाइगर रिजर्व और इस सबके एक और एरिया में, और इसे बचा लिया जाए इस पेड़ को, ठीक है। सो दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके के
क्वेरी के लिए। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और PDF पा सकते हैं। और दिस इज माय कोड जिसे आप यूज करके अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं फॉर योर UPSC सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।